आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है अचीवर्स नॉलेज हब। कैसे हैं आप सभी? आपकी आखिरी क्लास कारक की हो गई थी और आपने उनको पढ़ा, देखा, कुछ लोगों के मैसेज भी मिले हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्हें सब समझ में आ गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, जैसे कि अपादान कारक, उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्लास के पहले कि अपादान कारक क्या है। अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह है से, क्या है? से है। और से किस अर्थ में है? पृथकता के बोध में। किस अर्थ में प्रयोग होता है? पृथकता के बोध में। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग मैंने आपको बताया था कि पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है और पेड़ से गिरने के लिए जिस से का प्रयोग होता है वही है आपका अपादान कारक। क्योंकि पृथकता का अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो, मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो गया। मैंने बताया था ना, पत्ता पेड़ से अलग हो गया तो से हो गया। और अपवाद नंबर 1 था आपका, आप वीडियो को जरा दोबारा देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। उदाहरण मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। अपवाद नंबर 1 था कि जब किसी की उपमा मतलब की तुलना की जाती है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे ये एक से छोटा है, ये आपका एक नंबर इस वाले एक नंबर से छोटा है, जिसमें मैंने आपको बताया था सीता गीता से अधिक सुंदर है। सीता गीता से अधिक सुंदर है। अब यहाँ इन दोनों लड़कियों में एक दूसरे की सुंदरता की तुलना की जा रही है। ये आपका था पहला। दूसरा है आपका डर या भय के अर्थ में। डर या भय के अर्थ में, जैसे राम डर कर भागा, राम डर कर भागा, मैं डर की वजह से सो गया, मैं डर की वजह से सो गया। ये सभी उदाहरण आपके अपादान के होंगे। दूसरी चीज और भी है, अगर आपको ये चीजें पेपर में थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई हो रही है तो पेपर में हमेशा आपके 4 ही आंसर मिलते हैं, याद रखिएगा। कितने मिलते हैं? 4। अब हमने यहाँ पे कह दिया कर्ता, कर्म, कारण और अपादान। अब आपने यहाँ पढ़ा कि हाँ अपादान ऐसा है हमारा जिसमें हमारे कुछ अपवाद हैं। तो कर्ता ने, तो ये पहले ही कट हो गया। कर्म को, इसको भी आपने कट कर दिया। अब करण से और अपादान से, इन दोनों को आपने पहले हटा दिया। बच रहे हैं आपके ये 2। जब आप 2 पे रुक जाएंगे तो आपको वो पढ़ी हुई चीजें याद आएंगी कि आपने किसमें 2-3 नियम पढ़े थे। तो ये हो गया आपका अपादान। आप फिर देख लीजिए संबंध कारक। संबंध कारक वो होता है जिसका वाक्य में किसी एक शब्द से किसी अन्य शब्द में संबंध दर्शाया जाए। अपवाद इसका भी देख लीजिए आप। अपवाद ये था किसी वस्तु का किसी
देकर, आप किसी से ले या फिर आप किसी को दें, वापस कर दो। जैसे मैंने अपनी कोई पुस्तक आपको दे दी, मैंने अपनी कोई वस्तु आपको दे दी, आपने उसको प्रयोग में ले लिया और हमें वापस कर दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास शुरू होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आप लोगों से एक बार मैं और बता दूं कि आप हमें कमेंट में भी कुछ पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों का कल बोलना ये था कि मैम हम आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है या आप क्लास के लिए कोई और सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी चीजें निकल के सामने नहीं आएंगी तो हम आपके लिए और बेहतर कैसे बनाएंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जितने भी कल क्लास में दोबारा पढ़ने के लिए बच्चों ने किया उन सभी ने हमें व्हाट्सएप किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, करिए। और कुछ भी पूछना हो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की क्लास हम लोग की शुरू होती है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कारक हमने पढ़ लिए हैं, अब आपकी समास की क्लास शुरू होती है। और समास को अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। आपको मैं बता दूं, उत्तर भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में हिंदी, सामान्य हिंदी में समास पूछे ही जाते हैं। और जब हिंदी के क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं तो उस दृष्टि से आपका समास का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। हम चाहे तो आज यहाँ पर खड़े होकर एक चैप्टर को पूरा कर दें, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों एक बेकार है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। अब समास से मैं आपको एक प्रश्न बता दूं जो कि बहुत पूछा गया है, हो सकता आगे अभी ना पूछा जाए, लेकिन अभी तक बहुत पूछा हुआ प्रश्न है कि समास और संधि में क्या अंतर है। समास और संधि में क्या अंतर है? जब आपसे कभी पूछेगी कि क्या अंतर है तो आपको वो 4 परिभाषाएं लिखकर देंगे। उत्तर में आपको 4 परिभाषाएं लिख देंगे और उसमें से आपको एक किसी परिभाषा को चयनित करना है आपके उत्तर के रूप में। फिर आपसे दूसरी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसमें आपको समास, संधि और 2 ऑप्शन लिखे हुए दे सकते हैं। या फिर बोलेंगे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि और शब्दों के मेल को कहते हैं समास। तो समास शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका सम और दूसरा है आपका आस। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले वर्ण विन्यास बताया था, है ना। तो समास में देखिए इसका इधर आ गया, पीछे का सा भी इधर चला गया। अब माँ को हमें तोड़ना है, तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन आपका स्वर के बिना अधूरा होता है। प्रत्येक व्यंजन आपका स्वर के बिना अधूरा होता है। तो जब ये बड़ा आ माँ से अलग हो गया तो आपका माँ कैसा हो गया? छोटा माँ। तो सम धन आस मतलब समास। अब सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। मतलब ऐसे 2 शब्द जिनको हम पास पास रखते हैं, ऐसे 2 शब्द जिनको हम पास पास रखते हैं। जैसे सम धन आस बराबर समास। तो समास आपको समझ में आ गया। समास आपका एक हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम समास है। अगर उसका संधि विच्छेद करें तो हम सम धन आस होता है और सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना। मतलब 2 शब्दों को हम पास पास रख दें, उसी को कहते हैं समास। फिर समास और किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। लिखिए, लिखती चल रही हूं मैं, आपके साथ साथ लिखिए। और बोर्ड पे लिखने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में थोड़ी सी कंप्लेंट बच्चों की मिली है कि मैम लाइट कुछ ज्यादा हो गई, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, या फिर कुछ भी थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम कर रही है। तो अभी आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है और आवाज भी सुनाई दे रही है।
तो अगर आपको कहीं एक जगह समस्या होती है, आप दूसरे का सहारा लीजिए। कुछ समय अभी आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। तो जितना भी बेहतर हो पा रहा है उतना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द को ही, नए शब्द को ही समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो ये है आपकी परिभाषा। आपको इससे भी पूछ सकते हैं, ये मैंने इसका अर्थ भी समझा दिया है। अब आगे लिखिए आप, समास की शब्दावली, समास की शब्दावली। शब्दावली का प्रयोग आपके पेपर में कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ लें। तो पहला है आपका समस्त पद, दूसरा है आपका पूर्व पद, और तीसरा है आपका उत्तर पद। ये जरा चेक कर लीजिए, दो पेज लगा दो। चलिए ठीक है। और चौथा है आपका समास विग्रह। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको इस पूरे टॉपिक में देखने के लिए मिलेंगे, और पढ़ने से पहले आपको ये सभी शब्द समझ लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है। एक चीज समझ लीजिए, सामान्य हिंदी का मतलब होता है सामान्य हिंदी। उन्होंने आपको सिलेबस दे दिया, हमें हिंदी से पूछना है, अब उन्हें पूछना है समाज से, है ना। एग्जाम आपका डे बाय डे टफ होता ही जा रहा है। अब वो इन्हीं पूरे क्वेश्चंस को तो घुमा के आपसे पूछेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि इस टॉपिक को छोड़ दिया कहीं और से पूछ लिया है। तो आपको यहाँ पर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आप इस तरीके से पढ़िए कि प्रश्न चाहे आपसे जितना घुमाकर पूछे, आपसे प्रश्न को बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये शब्दावली हो सकता है आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। तो समस्त पद जैसे हमने ले लिया, हमने लिया यहाँ पर राज रानी, राज रानी। अब आपको
चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रश्न, जो कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी बड़ा ही प्रचलित था और अभी तक जितने बच्चों से सुना तब भी बहुत हमें प्रचलित ही दिखाई दिया। तो देखते हैं, एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है कि समास के प्रकार क्या है। क्या बनता है? समास के प्रकार कितने हैं? तो समास के प्रकार हैं आपके 4। जी हाँ, 4। आप में से कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 6 है। तो आप एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि जब कभी आपके परीक्षा में एक छोटा सा प्रश्न आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर होगा 4, 5, 6, 7, है ना। तो आपको पता है कि आपके समास कितने हैं? 6 हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उस तरीके से आपके समास कितने हो गए? 6 हो गए। आपने फटाक से सी ऑप्शन लगा दिया कि भैया हमने प्रश्न बिल्कुल सही किया, लेकिन जब घर आ गए, जब आपकी आंसर की आ गई, तो ये वाला प्रश्न तो आपका गया, है ना। तब हमें बहुत गुस्सा आती है, प्रश्न तो हमने सही किया, एक नंबर हमारा चला गया। तो ये नंबर आपका नहीं जाना है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब कभी समास के प्रकार से कोई प्रश्न आता है तो आपको कितने लगाने हैं? 4। समास के प्रकार होते हैं 4। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से आपके प्रकार होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, समास आपको यहाँ ऑनलाइन, आपकी ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ने को मिलेंगे, ऐसे समास आप किसी बुक में नहीं पढ़ सकते। हो सकता है उसमें एक रटा रटाया आपका कोई एक परिभाषा दिया हो, लेकिन उससे बाहर कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने, वो सारी परिभाषाएं यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जो चीज आपको समझ में ना आए भैया, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। जब तक कमेंट में आप ये नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और जो प्रश्न मैंने आपको दिया है आखिरी वाली क्लास में, उसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। और आज की क्लास के बाद भी आपको एक प्रश्न मिलेगा जो कि आपकी पिछली क्लास से होगा। तो चलिए, पहला समास आपका है अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में 2 समास आपके और हैं। पहला है आपका कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ठीक है। फिर है आपका बहुब्रीहि समास और लास्ट है आपका द्वंद्व समास। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो बोर्ड में आपके 6 प्रकार के समास लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के समास लिखे हुए हैं? 6 प्रकार के समास। लेकिन आपको 6 कभी नहीं करना है भाई, करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि आपकी जितनी भी केंद्रीय विद्यालय की पुस्तकें हैं उन सभी में 4 प्रकार के समास देखे गए हैं, पढ़े गए हैं और आपके आयोग ने भी 4 प्रकार के ही बने हैं। ये 6 जरूर है, लेकिन कर्मधारय समास और द्विगु समास आपका तत्पुरुष समास का एक भाग है। और आपको एक चीज
प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। जी हाँ, नोट करिए इसको फटाफट, फिर मैं आपको 4 प्रकार बताती हूँ। चलिए नोट